अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छी सेहत में होंगे, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे और खुशबाश होंगे। तो वो सारे लोग जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और कुछ नाउमीद हैं, कुछ मायूस हैं, उनकी मायूसी यूं चली जाए। आज उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इट्स नॉट अ स्टोरी, ये हकीकत है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी की कहानी मैं आपको बताऊंगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने काम का आगाज़, या कहते हैं ना कामयाबी की जो मंजिल थी उसका आगाज़ उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से किया। उन्होंने मुसलसल मेहनत की। हमने ऐसे ही तो नहीं हमेशा सुना कि जो मेहनत है वो कामयाबी की कुंजी है, या हमेशा हमारी माएँ हमें कहती रहती है कि मेहनत में अजमत है। और नो डाउट जो शागिर्द, जो स्टूडेंट अपने इम्तिहानात के अच्छे से तैयारी करता है वो अच्छे मार्क्स से पास भी होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे ही लोगों की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो आज दुनिया के कामयाब तरीन, मैं अमीर तरीन नहीं कहूँगी कि अमीर तरीन लोग हैं, क्योंकि अमीर तरीन होना मेरी नज़र में हाँ एक अचीवमेंट है, लेकिन कामयाब होना, ज़ीरो से स्टार्ट करना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ जनाब स्टीव जॉब की। एवरीबॉडी नोज़ कि एप्पल कंपनी के वो मालिक हैं, और जो उनके अगर बचपन की स्ट्रगल हम आपको सुनाए तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि जो अचीवमेंट उन्होंने हासिल की, ऐसा लगता होगा ना कि बहुत ही कोई लाइक फाइक स्टूडेंट होंगे और बड़े फेवरेट अपने स्टूडेंट रहे होंगे, बड़ा शुरू में कामयाबी मिली होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि बचपन में ही इनके माँ बाप ने इनको एडॉप्शन के लिए दे दिया। आगाज़ ही देखेंगे कितना जो है वो यहाँ से ऐसा होता है। इसके बाद पढ़ाई में बड़े एवरेज थे, बिल्कुल कोई लाइक फाइक स्टूडेंट नहीं थे। कॉलेज से भी 6 माह के बाद इनको जनाब निकाल दिया गया, वापस भेज दिया गया। यहाँ तक कि खाना खाने के लिए पुरानी बोतलें बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। इस तरह वक्त गुजरता रहा, नाउमीदी बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ी, मुसलसल कोई ना कोई काम करते रहे। आगाज़ किस तरह से होता है जनाब कि अपने ही घर के गैराज में सिलसिला शुरू करते हैं, कंपनी बनाते हैं एप्पल के नाम से, जहां पर सिर्फ 2-4 लोग काम कर रहे होते हैं। वहां से ये सिलसिला स्टार्ट होता है और फिर ये गैराज वाली कंपनी बढ़कर तकरीबन 2 मिलियन की कंपनी बन जाती है, और 1985 में इनको अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी मायूस नहीं होते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। 1997 में वापस आकर अपनी कंपनी को ओवरटेक करते हैं, और जी एप्पल की हिस्ट्री में पहली बार जो है वो ट्रिलियन डॉलर्स अगर किसी ने कमाए तो हम जानते हैं कि वो एप्पल कंपनी है, दुनिया की कामयाब तरीन कंपनी है। तो जनाब ये तो आईफोन कंपनी के मालिक जो स्टीव जॉब्स हैं उनकी ये स्टोरी थी, हमने आपके साथ शेयर की। अच्छा, एक और ही इसके साथ साथ मैं शख्सियत की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। ये सिर्फ स्टीव जॉब नहीं थे, बल्कि आप जानते हैं कि अली बाबा के जो को फाउंडर हैं जैक मा, उनकी भी स्टोरी कुछ इसी तरह से मिलती जुलती है। उनको भी जिंदगी में बहुत बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनको रिजेक्शन का सामना है। तो आप जब देखेंगे दुनिया में बड़े बड़े ऐसे लोग रहे हैं या अभी भी मौजूद हैं जिनको जिंदगी में बहुत बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो हिम्मत नहीं हारते, मेहनत करते रहते हैं और दुनिया में अपना नाम कमाते हैं और फिर सारी दुनिया देखती है। तो जैक मा की स्टोरी भी जनाब इसी तरह से है। प्राइमरी में 2 बार फेल हुए, जब मिडिल तक पहुंचे तब भी 2 बार फेल हुए, 3 साल यूनिवर्सिटी में दाखिले की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने इनको एडमिशन नहीं दिया। यहाँ तक कि 24 लोग बताते हैं अपने बारे में कि 24 लोग थे जिन्होंने KFC में नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई किया, और उनमें से 23 को नौकरी मिल गई, लेकिन जैक मा को नौकरी नहीं मिली। हाउ अनलकी ही वॉज, कि किस्मत भी उनके साथ नहीं थी, लेकिन मुसलसल मेहनत भी किए जा रहे थे। तो बहरहाल कई इम्तहानात में ज़िंदगी के फेल हुए, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ी। बिल आखिर जो है उनकी मेहनत रंग ले आई, और अली बाबा, आप जानते हैं कि अली बाबा जो है उसके को फाउंडर हैं अभी, और कामयाब तरीन बिजनेस जो है वो अली बाबा को आज वो मिल रहा है। इसी के साथ साथ जो KFC के मालिक हैं उनकी कहानी भी किसी से कम नहीं है। अच्छा जी, मैं देख रही हूँ कि सबकी कॉमन बात यह है कि सब ने जो स्कूल है वो जो है वो स्कूल में बड़े एवरेज रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि आपके स्कूल में कितने अच्छे ग्रेड्स आते हैं, बात ये है कि आप मेहनत
कितनी करते रहते हैं कि स्कूल भी नहीं जा पा रहे, कॉलेज भी नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटी भी एडमिशन नहीं दे रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर हिम्मत नहीं हारी है, हाथ पैर मारते रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो KFC के मालिक हैं कॉर्नेल सैंडर्स, इनकी भी कुछ स्टोरी इसी तरह से है कि जो इनकी बहुत कम उम्र में इनको मेहनत करना पड़ी, इनके बाप नहीं थे, माँ घर पे नहीं होती थी, घर में खुद से खाना अपना बनाया करते थे, खुद से सारे अपने कामकाज किया करते थे। और जो इनकी जो रेसिपी थी, चिकन की रेसिपी, आपको अगर मैं बताऊं कि वो कितनी बार रिजेक्ट हुई, अगर हम में से किसी आम शख्स की रेसिपी शायद 2 से 3 बार ही रिजेक्ट हो जाए, घर में मेहमानों को ही पसंद ना आए, तो शायद हम 4th टाइम वो ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन सैंडर्स ने ऐसा नहीं किया, उनकी जो रेसिपी है वो तकरीबन 1009 मरतबा रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ ही वक्त में उनके जो ये रेस्टोरेंट्स थे वो किस तरह से उनकी तादाद बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ता गया। और अब शायद ही जो KFC की चेन है, शायद ही किसी मुल्क में या किसी जगह पर, मेरे ख्याल से कि ना हो, ऐसा नहीं है। 2000 से ज़ायद ब्रांचेस है जनाब KFC की, और कौन नहीं जानता KFC को। तो ये तो जनाब मैंने आपसे शेयर किया कि जो मेहनत है वो एक दिन रंग ज़रूर ले आती है, आपको अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं कामयाब ज़रूर कर देती है। ये तो थोड़ी सी जनाब मोटिवेशनल स्टोरी थी हमने जो आपके साथ शेयर की दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की। अभी जनाब मैं पाकिस्तानियों को बता दूं कि अगर आपको भी कामयाब होना है, कामयाब तो दूर की बात है, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको थोड़े से SOPs को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी बड़ी कोशिश कर रही है, बड़ी तगोदो कर रही है। एक मरतबा फिर से अब हम लॉकडाउन की सिचुएशन में एंटर हो चुके हैं जनाब। 31 अगस्त तक, 3 अगस्त से 31 अगस्त तक अब लॉकडाउन होगा। नई पाबंदियां जो हैं उनका ऐलान जनाब कर दिया गया है, और जो असद उमर है वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, उन्होंने बाकायदा कहा है कि रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान में बंदिशों का इतलाक होगा, इंडोर डाइनिंग बंद किया जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो मार्केट्स हैं उनका जो टाइमिंग्स हैं वो 10 बजे नहीं बल्कि अब 8 बजे तक होंगे। दफातर में 50% अमला काम करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा 50% पर लाया जा रहा है, और कहा गया है कि सारे लोग जो हैं वो SOPs की सख्ती से पाबंदी उनको करनी पड़ेगी। जो जिम वगैरह हैं उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी ही एंट्री होगी। तो जनाब ये तो रही है लॉकडाउन की सिचुएशन। प्लीज़ खुदारा थोड़ा सा खौफ करें, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता लॉकडाउन की सिचुएशन। अगर आपने SOPs को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है हालात इससे भी वर्स्ट हों, और अपने आप को वैक्सीनेशन जनाब जरूर लगवाएं। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि मैं स्टोरी अनाउंस करने से पहले भाई तस्वीर जो है अगर दिखाई जाए, बात कर रही हूं मैं सारिम अख्तर की। बहुत सारे लोग ये नाम नहीं जानते होंगे, आई एम श्योर, लेकिन जैसे ही मैं तस्वीर दिखाऊंगी तस्वीर आप पहचान जाएंगे, क्योंकि ये आम तस्वीर नहीं है, ये ऐसी वायरल हुई तस्वीर है कि शायद ही पाकिस्तान में इससे पहले कोई और तस्वीर इतनी वायरल हुई हो। और इस तस्वीर को लेकर ना जाने कितनी हजारों मीम्स बनाई गई और बहुत फेमस मीम्स बनाई गई। अच्छा जी, अब इन शख्स का नाम सारिम अख्तर है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और हम तमाम लोग जानते हैं कि जो 2019 में जो वर्ल्ड कप था, जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे, मैच था इनका, और उस दौरान ये तस्वीर ली गई थी जब कौमी क्रिकेट टीम के जो बल्लेबाज आसिफ अली हैं उन्होंने वहाब रियाज की बॉल पर डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप किया। तो उस वक्त सारे बन्नी एक मायूस कुन सिचुएशन में मौजूद थे कि यार क्या कर रहे हो। तो ये तस्वीर जनाब उसके बाद वायरल हुई, सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, ना जाने कितनी मीम्स बनती रही, अभी भी बनी हुई हैं। व्हाट्सएप, आई एम श्योर व्हाट्सएप में आपके स्टिकर बॉक्स में सारिम जरूर मौजूद होंगे। तो जनाब बस खबर ये है अब इस हवाले से कि सारिम अख्तर की जो सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हुई थी, ये तासुरात से भरपूर एक तस्वीर है, मायूसी से भरपूर तस्वीर है। ये हांगकांग के म्यूजियम का, मीम म्यूजियम का जनाब अब हिस्सा बन चुकी है। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि हम सारे मकसद से ज़रा गुफ्तगू करते हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनके जो तासुरात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारिम, थैंक यू सो मच कि आपने हमें न्यू पाकिस्तान में ज्वाइन किया। शुक्रिया नबिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और इट्स माय प्लेजर, आपके शो में मैं आया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सारिम, जब आपकी बहन ने आपको बताया कि इस म्यूजियम मीम के बारे में, तो उस फौरी तौर पर आपका जो रिएक्शन था, व्हाट वाज दैट? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई, लेकिन पहले ये हुआ था कि वहाँ पे एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है हांगकांग में,
पाकिस्तानी अम्मार के नाम से, और उसने मुझसे से ये पिक्चर शेयर की कि जी सारिम भाई देखें, मैं यहाँ पे म्यूज़ियम खुला है और मैंने आपकी पिक्चर देखी है, वहाँ की मीम भी, और वो उसने मुझसे शेयर की है। तो वही उसी से सारी कहानी स्टार्ट हुई। फिर मैंने जब अपने बहन भाइयों को और अपनी फैमिली में बताया तो मेरी सिस्टर ने जल्दी से गूगल किया और उसने ये यूट्यूब की एक वीडियो निकाली जो उस म्यूज़ियम के बारे में थी। तो उस म्यूज़ियम के अंदर फिर मेरी पिक्चर भी इत्तेफाक से उन्होंने नज़र आई, तो वो कंफर्म हो गया कि वाकई वो एक म्यूज़ियम में है। बड़ी ज़बरदस्त सरप्राइजिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, और मैं तो कभी बिलीव भी नहीं कर सकता था कि एक मीम्स का म्यूज़ियम होगा। लेकिन मेरे ख्याल में मॉडर्न डे वर्ल्ड के अंदर एक मीम की म्यूज़ियम की ज़रूरत भी है, और लोग थॉरली इंजॉय करते हैं। जितना फीडबैक आ रहा है मीम के म्यूज़ियम के ऊपर और मेरा पिक्चर वहाँ पे होना, तो बहुत सबके लिए सरप्राइजिंग है कि वाह वाह ऐसा भी होता है क्या। और बस मॉडर्न डे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है कि जो कि आप बाकायदा उसका फिज़िकल म्यूज़ियम बनाए, तो बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र। और बहन ने मेरी ढूंढ के दिया, तो बहन का भी शुक्रिया। अच्छा सारिम, हांगकांग म्यूजियम की तरफ से नहीं आपको इन्फॉर्म किया गया था? म्यूजियम में तो मुझे कांटेक्ट नहीं किया है, और सेकंड हैंड ही मुझे पता चला है। जैसे मैंने बताया कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने मुझे भेजा है जब उसने विजिट किया है। अब लोग जो हांगकांग के भी हैं वो लोग भी सरप्राइज हैं, अरे हमने तो ये देखी हुई है मीम, लेकिन हम कभी बैकग्राउंड का नहीं पता था, और ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी है। तो जब मैंने रीशेयर किया है तो उसका एक तरह से वायरल होने का प्रॉब्ली लोगों ने ये भी लिया है कि जी अरे हमें तो पता ही नहीं था कि ये एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो हम हर जगह यूज़ करते हैं या देखते हैं लोगों को यूज़ करते हुए, या एक रियल पर्सन है जिसकी ट्विटर पे प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है। तो बस यही ऐसा कोई ख़ास उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। ऑब्वियसली देखें आगे शायद कांटेक्ट करें, तो पता नहीं। अच्छा सारिम, यूजली लोग अपनी किसी ना किसी खुशी की वजह से या जब वो एक्साइटमेंट शो करते हैं तो उसकी वजह से वो नज़र में आ जाते हैं, लेकिन आपके ये जो सैड एक्सप्रेशन है ये आपकी वजह शोहरत बने, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, वाकई आप सही कह रही हैं। लेकिन अगर आप ये देखें मीम्स जो ज़्यादातर मशहूर हुई हैं वो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन से निकली हैं, और मैंने नहीं देखा किसी का प्रोफाइल जो बंदा खुद मीम में है वो शेयर करता और सेलिब्रेट करता। मुझे सबसे बड़ी फीडबैक यही लोग देते हैं कि यार हम लोग ये नहीं समझते थे कि आप खुद ही मीम्स बनाते हैं। पहले तो लोग यही समझते थे कि मैं खुद मीम बनाता हूँ, तो उनको मैं कहते कहते थक गया हूँ कि मैंने आज तक कोई मीम नहीं बनाई है, लोग मुझे मीम बना के भेजते हैं। मैंने बस उसको अडेप्ट कर लिया है और उसको फॉरवर्ड करना शुरू किया है। तो लोग, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी फीडबैक ये होती है कि यार थैंक यू, आपने हमारे दिन में एक मुस्कुराहट का मौका दिया, वो मीम देख के बड़ी हंसी आई और इसलिए मैं आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ। तो बस खुशी होती है। लेकिन आप सही कह रही हैं, मीम को सेलिब्रेट करना एक सब लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकले होते हैं। लेकिन इसमें कोई वो नहीं था, कोई डायलॉग नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था, बस एक इंस्टेंट का मेरा डिसअपॉइंटेड और प्रॉब्ली एक बहुत ही एंग्री लुक था जो कि पॉपुलर हुआ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वायरल होने की एक वजह जो मुझे समझ में आती है, जो मैं खुद एनालाइज करके सोचने की कोशिश करता हूँ कि क्या वजह है, कि वो बड़ा सिंपलिस्टिक लुक है, कोई वो ओवर रिएक्शन नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है, कोई डिलिबरेट उसमें एक्शन नहीं है, इसलिए शायद लोगों को रिलेट करता है और हर किस्म की सिचुएशन पे फिट हो जाता है। ज़रूरी नहीं क्रिकेट की सिचुएशन हो, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो, कोई और दूसरा स्पोर्टिंग इवेंट हो, कोई कहीं पे कोई सलाबजदगी हो फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे मीम शुरू हो जाती है। कोई भी रिएक्शन हो वहाँ पे, कोई डिसअपॉइंटेड अगर कोई रिएक्शन दिखाना हो तो वहाँ पे मेरी मीम यूज हो जाती है। बस यही चलता रहता है आजकल। थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल। अच्छा सारे, मुझे बताएगा एंकर जावेद चौधरी की मीम भी आपकी मीम के साथ जो है वो इन ट्रेंडिंग है, आपने देखी वो? जी बिल्कुल, मैंने भी देखी थी जावेद चौधरी वाली मीम। उस दिन तो बहुत सारी मीम्स आई थी डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट, पता नहीं, जिस वक्त वो फिजिकल हो रहे थे दोनों पार्टिसिपेंट्स उनके, और उसमें डिफरेंट रिएक्शन था। फिर उन लोगों ने आधा आधा कट करके मीम्स बनाई। उस इवेंट पे बहुत सारे मीम्स आए थे, मैंने भी देखे और खूब इंजॉय किया। मैंने कहा वाह, सिर्फ मेरे ख्याल में जावेद चौधरी और सारे अख्तर को रिप्लेस कर दें तो पूरा पूरा उन्होंने बिल्कुल वही एक्सप्रेशन बन गया था ऑलमोस्ट, कि गुस्सा भी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। तो बहुत मज़ा आया था वो देख के।
हाँ अच्छा, सारे इस सैड मीम की वजह से स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम से भी आपकी मुलाकात रही, तो उनके साथ आपने क्या बातें शेयर की, अगर आप बताना चाहेंगे, और साथ मुझे बताएगा कि खुद भी आप स्पोर्ट्समैन हैं या बस क्रिकेट देखने के शौकीन हैं? ये तो मेरा जिंदगी का सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस रहा कि इस मीम का फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपने क्रिकेट स्टार से उनके घर पे जाके पर्सनली मिला, उनके साथ एक शो किया, तो बहुत मज़ा आया उसमें। और इतना हम्बल पर्सन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टावरिंग पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली उनका कद काट भी अच्छा खासा लंबा है, लेकिन किस तरह पोलाइटली और हम्बली मेरे से बात की और पूरा इंटरव्यू में अपना कंडक्ट रखा उन्होंने। बाद में मुझे मौका भी मिला उनके साथ सेल्फी लेने का, तो बहुत मज़ा आया। ज़ाहिर है मैं क्रिकेट तो खेलता नहीं हूँ ऐसा प्रोफेशनल, तो कोई ऐसी टिप तो उनसे नहीं मांगी, लेकिन एक दो सवाल किए थे उस शो में, तो उसका बड़ा उन्होंने अच्छा जवाब दिया और बहुत मज़ा आया उनसे मिलके। बस मेरी एक ज़िंदगी की वन ऑफ द क्या कहते हैं अचीवमेंट ये हो गई कि मैंने वसीम अकरम के घर जाके उनसे पर्सनली हाथ मिला के उनके गले मिल के मिलने का मौका मिला। सारे नियो पाकिस्तान में कितने आपके फैंस और लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी उन तमाम लोगों की तरफ से कि वही एक्सप्रेशन अगर एक मरतबा फिर से हो जाए तो क्या ही बात है। नहीं यार, एक्सप्रेशन दोबारा होना नहीं मुश्किल है बहुत। बल्कि अगर आप पूछें मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से, मेरे बहन भाइयों से, अम्मी अब्बू से, तो वो यही कहेंगे कि सारिम तुमने अपना गुस्से वाला जो इमेज है, जो तुम घर पे फेस बनाते हो, शक्ल बनाते हो, वो तुमने पॉपुलर कर दिया। अब हमें हर वक्त वो देखनी पड़ती है, हम उकता गए वो एक्सप्रेशन देख देख के। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। हाँ, आप लोग करके देखें, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोग वायरल हो जाए। सारिम पाकिस्तान कब आ रहे हैं आप हमारे सेट पर? जी बिल्कुल, कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जाऊँ, अपनी फैमिली से मिलूँ, लेकिन ये कोविड की सिचुएशन की वजह से और पाकिस्तान को रेड जोन में यूके ने डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत अनसर्टेनिटी है कि अगर मैं पहुँच भी गया तो वापस बॉर्डर ना बंद हो जाए। कोविड ऊपर नीचे जा रहा है, तो बॉर्डर भी इसी तरह कभी खुल जाता है, कभी रिलैक्स हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिला तो ज़रूर जाऊंगा पाकिस्तान। और ज़ाहिर है फैमिली से मिले हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो उनसे मिलना है मुझे ज़रूरी। और बिल्कुल अगर आप बुलाएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ज़रूर आपके सेट पे आऊँ। थैंक यू सो मच सारिम, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच जनाब। और सारिम हमारे साथ मौजूद थे और म्यूज़ियम में, मीम म्यूज़ियम में जनाब इनका मुजस्मा जो है वो अब रखा जा चुका है। और ये इसके साथ ही हम जो है वो ब्रेक के जाने प्रोग्राम में बढ़े हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद ख़बरें आपके साथ जनाब हम शेयर करेंगे इन आवर प्रोग्राम। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आजकल आपको पता है कि सब्जियों की जो कीमतें हैं वो किस तरीके से आसमानों से बातें कर रही हैं। आम आदमी की पहुंच से बहुत सारी चीज़ें दूर हो चुकी हुई हैं। तो ऐसे में मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड मैंने देखा, और स्पेशली इन कोविड के हमारे जो बहुत सारे स्टार्स हैं वो किचन गार्डनिंग की तरफ बड़ा उनका रुझान जा रहा है और बड़े मज़े मज़े के जो है वो प्लांट्स घर में लगाए जा रहे हैं। आप अपनी चीज़ें वहाँ से जो है वो सब्जियाँ मुख्तलिफ तरह की, लेमन लग जाता है, मिंट लग जाता है, धनिया लग जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लग जाती हैं। और इसके अलावा भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करें और अगर आपके पास स्पेस है तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में उगा सकते हैं। ऑर्गेनिक खाना जनाब, उसकी तो फिर क्या ही बात है, टेस्ट भी अलग है और बाजार के जो केमिकल्स वगैरह अक्सर आपको लगता है उससे भी फ्री आपको जो है सब्जी मिल सकती है। अच्छा, अब अमेजिंग बात यह कि यूजली रुझान यही है, हम यही समझते हैं कि सिर्फ सब्जी ही हम अपने गार्डन में उगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ अभी यही जिक्र हो रहा था कि सब्जी के साथ साथ फ्रूट भी, अशरफ साहब, हम घर में यूजली हमें ये लगता है कि जो फल हैं वो बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं, तो लोग फल की तरफ जाते ही नहीं है यूजली। तो मुझे ये बताइएगा कि घर में हम कौन कौन सी सब्जियां या फल उगा सकते हैं? नबिहा, वैसे तो ये स्पेस के हिसाब से आप प्लान करते हैं कि किस जगह पे कौन सी चीज़ लगाई जाए, लेकिन हमने देखा है कि अगर आपके पास क्यारी मौजूद है, सीमेंट की क्यारियाँ मिल जाती हैं, उसमें आप सॉइल वगैरह फिल कर लेते हैं, तो उसमें स्ट्रॉबेरी जो है वो लगाई जा सकती है। अब स्ट्रॉबेरी के लगाना थोड़ा सा वो है कि सर्दियों में आप लेते हैं उसे और फिर उसे पानी से आमतौर पे बचाया जाता है
और सर्दी के बराह रास्त जो कोहरा वगैरह उससे बचाते हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा घर का एक फ्रूट तैयार हो सकता है आपका। इसी तरह से आम की कुछ वैरायटीज ऐसी आई आपका तो हैं। लगता है कि बस 20 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे और 15-20 साल के बाद ही अच्छा आम उग सकता नहीं, है। छोटा आम इस वक्त एक वैरायटी है आम की, उसे कहते हैं शान खुदा। वो बिल्कुल 3 फीट का 2.5 फीट का आम होता है और उस पर फ्रूट आ जाता है। तो वो आप लगा सकते हैं। वो एक बड़े गमले में लगा हुआ अच्छा भी लगेगा आपको, उसकी लुक भी अच्छी लगेगी, आपको फील बहुत अच्छा होता है उसका, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है उसका। शान खुदा वैरायटी है उसकी आम की, वो लगा सकते हैं। फिर आप लेमन का आपने जिक्र लेमन, किया, हाँ, लेमन आप लगा सकते हैं। हर घर की ज़रूरत है ये। और वो अगर खातून खाना ताज़ा लेमन तोड़ के आप इस्तेमाल करती हैं किसी चीज़ के अंदर, डिश के अंदर, तो वो भी बड़ा भला लगेगा। उसका टेस्ट तो अलग, लेकिन उसकी जो कलर है, जहाँ पे उसका कलर आपको दिखाना होता है लेमन का, वो भी अच्छा, है। अशरफ शरीफ साहब मुझे बताएगा कि कौन कौन सी सब्जियां जो हैं प्लांट्स में हम उगा सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कुछ फ्री स्पेस भी होगा, और कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो बाकायदा अपने लॉन में वो उगा सकते हैं। अच्छा, अगर तो किसी के पास जगह हो, ज़मीन का कुछ कता हो घर के अंदर, तो उसके अंदर बाकायदा तौर पे क्यारियाँ बना के आप प्याज लगा सकते हैं, और आलू भी लगा सकते हैं, आप गाजर लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और गोभी इवन के ये लगा सकते हैं आप। गोभी का थोड़ा सा ख्याल ये रखा जाता है कि उस पर स्प्रे वगैरह करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जो बाकी हाँ, इसमें कुछ बेल वाले सब्जियां भी हैं। कद्दू है, वो आप लगा सकते हैं। करेले हैं, वो आप लगा सकते हैं अगर आपके पास स्पेस हो। और ख़ास तौर पर करेले और कद्दू की जो बेलें हैं, ये अगर आप आर्च बना लें किसी लकड़ी के ढांचे के साथ, तो ये इसकी फॉलिएज भी एक खूबसूरती होती है, पत्तों की भी खूबसूरती होती है सब्ज़े की। तो वो उसमें पत्ते की आप खूबसूरती का भी मज़ा ले सकते हैं, और सब्जियां जो हैं वो भी हासिल कर अच्छा सकते हैं। अशरफ साहब, यूजली तासुर ये होता है, लोग ज़रा भागते क्यों हैं या डरते इसलिए कि प्रॉपर खाद डालनी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा, प्रॉपर माली का इंतज़ाम होगा, एक पूरा प्रॉपर सिस्टम देखना पड़ेगा। तो क्या एक आम शख्स भी घर में जो है वो इस तरीके से सब्जियां उगा सकते हैं, और फिर उसके लिए कितनी टेक केयर की ज़रूरत है? इसमें इब्तदाई तौर पे तो ये है कि अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा जगह पे करना हो, जैसे क्यारियों वगैरह का मामला है, फिर तो आपको माली को लेना पड़ेगा। कम से कम एक दफ़ा वो आपको बना के देगा, पूरा सेटअप बना के आपको देगा, उसको पानी का इंतज़ाम आपको बना के देगा, कैसे आपने उसको पानी देना है और क्यारियों को कैसे आपने तैयार करना है, ये सारा बीज लगा के देगा। ये तो काम माली करेगा। लेकिन अगर आपके पास इतनी ज़मीन नहीं है घर में, आपके पास गमला रखने की जगह है, क्यारी सीमेंट की बनी हुई है, वो रखने की गुंजाइश है, या फिर आप प्लास्टिक की कोई बोतल है उसको काट के उसमें मिट्टी भर के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी जगह अगर है, गली में है, किसी शेड के अंदर के नीचे, तो उसके लिए तो माली की जरूरत नहीं कम से कम सलाद का सामान तो आपको अपने घर से ही लेना चाहिए। सलाद के पत्ते आप लगा सकते हैं, उसमें धनिया का आपने जिक्र किया, वो लगा सकते हैं आप। और बेशुमार ऐसी जो लहसुन है वो भी आप गमलों के अंदर लगा सकते हैं, गमलों के अंदर लगा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप ताज़ा आपको मिले और घर से अपने हाथों से तोड़ के आप इस्तेमाल करें, तो इसका एक और फ़ायदा, मतलब जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो है ही है, लेकिन इसमें एक असाबी तौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इस एक्टिविटी में एंगेज होके आपका स्ट्रेस कम होता है। तो अगर इस दौर में शहरी ज़िंदगी हमारी जो है ये भरी हुई है स्ट्रेस से, जगह जगह पे हमें हर काम में स्ट्रेस मिलता है, तो अगर हम थोड़ी सी एक एक्टिविटी अपनी घर में बना लें और वो हमें इसमें रिलीफ दे दे स्ट्रेस से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा अशरफ साहब, कितना खर्चा यूजली अगर कोई इस तरीके से प्लान करना चाहे किचन गार्डनिंग के हवाले से, तो क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है? एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है। वो जैसे हमने बात की कि अगर सेटअप आप पूरा खुली जगह पे बनाएं, कोई 1 मरला 2 मरला जगह हो, तो वो आपकी लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का वो खर्च है। लेकिन अगर आप गमलों में लगा रहे हैं तो फिर आपके पास सिर्फ 400-500 रुपये का वो खर्च है आपका, बहुत ही माइनर खर्च है, आपने खुद करना है और उसके लिए आपको किसी बाहर के बंदा हायर करने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी आपने तैयार की और उसके अंदर बीज लगा दिए। अच्छा, और ये बड़ा अच्छा शौक भी है, ये बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी भी है। जिस तरह कोविड में आपको पता है हम पास्ट में लॉकडाउन की तरफ भी गए, तो लोगों ने बड़ी मज़े की एक्टिविटीज़ ढूंढी भी अपने लिए, और होम गार्डनिंग या जो किचन गार्डनिंग है, मेरे ख्याल से कि ये बड़ी अच्छी एक ऑप्शन भी है और आप बड़ा अच्छा भी फील करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि तकरीबन कितना जो है वो टाइम या वक्त दरकार होता है ये सारी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का आपने जिक्र किया, ग्रो करने में? इसमें नबीहा मुख्तलिफ मौसम हैं।
आम तौर पे ख़ज़ां और जो बाहर का मौसम है, इन दोनों में ज़्यादा लगाए जाते हैं आम तौर पे। लगाए जाते हैं। लगाए जाते हैं। तो वो 2-3 माह के अंदर, 2.5 माह के अंदर आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप उससे सब्ज़ी लेते रहते हैं। जो बाहर की सब्जियां हैं, उनका फ़ायदा ये है कि तकरीबन सारी गर्मियों का सीज़न लंबा होता है पाकिस्तान में, तो तकरीबन सारा सीज़न आप उनसे ले सकते हैं सब्ज़ी। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी बड़ी गमले के अंदर आप 5-6 पौधे भिंडी के लगा लेना, अच्छा, तो वो आपको भिंडी भी पौधे में लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। लग जाती है भिंडी, तो वो आपके लिए काफ़ी है। इसी तरह से घिया तोरी जो है, वो अगर आप कहीं उसके 3-4 लगा दें बीज और 3-4 बेलें बन जाए, तो वो आपके एक घर के लिए काफ़ी है। तो आप प्लान कर लेते हैं कि हमने हफ्ते के अंदर किस तरह की सब्जी कितनी बार इस्तेमाल करनी है, उस हिसाब से जब उस प्लानिंग में आप लगाएंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और अशरफ साहब, आपको पता है अब तो दुनिया जो है वो वैसे भी वेस्ट तो चल पड़ा है, हमें फ्रोजन फूड की तरफ लगाकर अभी हमें वक्त लगेगा। जो वेस्ट है वो सारा ऑर्गेनिक फूड की तरफ अभी जा चुका है। किचन गार्डनिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उनके जो स्टोर्स हैं वहाँ पर भी आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कौम ही देसी कौम है और हम ऑर्गेनिक फूड, हम उससे हटकर जो है वो फ्रोजन चीज़ों की तरफ जा पड़े हैं। लेकिन आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट दोबारा अब लोग जो है वो ये शौक अपने अंदर पैदा कर रहे हैं और इस पर ध्यान भी दे रहे हैं, और इट्स हेल्दी ऑफ कोर्स, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ जनाब हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, और अशरफ शरीफ जो कि प्लांट एक्सपर्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। ब्रेक पर जा रहे हैं जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत ही ब्रिलियंट बिजनेसमैन जिन्होंने बहुत नाम कमाया है अमेरिका में और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मुख्तलिफ अवार्ड्स भी अपने नाम किए, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम जनाब एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान, आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ब्रिलियंट हैं, होनहार हैं और जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी बहुत रोशन किया है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कि पाकिस्तान से ट्रेवल करते हैं, 7 समंदर पार जाते हैं और मेहनत करते हैं और अपना नाम जो है वो बनाते हैं, साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम रोशन होता है और ख़ुद भी अपनी फील्ड में ऐसे लोग ग्रो करते हैं। तो जनाब ऐसे ही एक होनहार, एक ऐसी ही ब्रिलियंट शख्सियत जो कि स्टूडेंट वीज़ा पर यूके गए, पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, वहाँ पर उन्होंने अपनी जगह बनाई, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए और बिजनेस की फील्ड में एक नया नाम अपना पाकिस्तान का पैदा किया। नेशनल और भी अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ जनाब उस्मान वहीद साहब की, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं एंड कांग्रेचुलेशंस। उस्मान साहब हमें सबसे पहले बताएगा नेशनल और भी अवार्ड्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नबिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। और मेरी रिहाइश अमेरिका के अंदर है और जैसे आपने अभी बोला और भी अवार्ड्स के बारे में, तो मैं आपका प्रोग्राम अभी पहले सुन रहा था, जैसे आप बता रही थी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जैसे एक इंसान के लिए एक दिल की अहमियत बहुत ज़्यादा है उसे ज़िंदा रखने के लिए, इसी तरह आजकल के दौर में चाहे एक मुल्क की मईशत है या उस किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी की एग्जिस्टेंस या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी की वही अहमियत है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इंडिया जैसे मुल्क हैं और बहुत सारे और मुल्क हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर हर साल जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका एक मुकाबला होता है, उनके जो चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स हैं उनका एक कॉन्टेस्ट होता है। और इससे पहले 2019 में ये कॉन्टेस्ट हुआ जिसके अंदर मैं पेंसिल्वेनिया रीजन के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने वो अवार्ड जीता। उसके बाद अभी ये रिसेंटली जुलाई के अंदर 2021 में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो 1000 CIOs, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स जो पहले ये अवार्ड्स जीत चुके हैं, उनका ये कॉन्टेस्ट था और ये अवार्ड मैंने जीत लिया। और इसके लिए क्या कहते हैं, मैं आपको और पूरे पाकिस्तान को और मैं अपने पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिकॉज ये मेरी जीत ही नहीं है, ये हम सब पाकिस्तानियों की जीत है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ आपकी जीत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि जो यहाँ से लोग जाते हैं और अपना नाम बनाते हैं दूसरे मुल्क में जाके, ना सिर्फ अपना नाम रोशन करते हैं बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन करते हैं। उस्मान, मुझे बताइएगा कि इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ माशाल्लाह अचीव किया है, ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ आप समझते हैं कि वो आप में मौजूद हैं जिसको हमारे यंगस्टर्स या आज के नौजवानों को अपने अंदर पैदा करना चाहिए ताकि वो भी अपनी अपनी फील्ड में इतनी मेहनत करें और इतना नाम कमाएं? जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। और मैं पिछले 21 सालों से अमेरिका में रिहाइश पजीर हूँ, और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज जो एक इंसान के अंदर इम्पोर्टेंट है वो है लीडरशिप। और एक लीडरशिप जो है उसकी कमी पाई जाती है ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में बल्कि पूरी दुनिया में। और ये लीडरशिप जो है ये एक ऐसी चीज का नाम है जो जिसके अंदर आप एक टीम बिल्ड करते हैं, और उस टीम को ऐसे बिल्ड करते हैं कि आप एक आम सी टीम को एक बड़ी टीम बना देते हैं। और उसके लिए आपको एक लीडरशिप स्किल की जरूरत है जो कि हम सब में होनी चाहिए, और ये किसी में इनबॉर्न होती है, किसी में वक्त के साथ साथ अपने तजर्बात के साथ साथ आती है। तो मेरे नजर में लीडरशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही मैं अपनी जिंदगी की कामयाबियों को इस लीडरशिप को ही क्रेडिट देता हूं, क्योंकि इस लीडरशिप के बगैर आप ना किसी को गाइड कर सकते हैं, ना किसी को विजन दे सकते हैं। उस्मान, हमें ये भी बताएगा अच्छी लीडरशिप कैसे मुमकिन है? अच्छा, तो अच्छी लीडरशिप के लिए आपको इंस्पायर करना है एक मुआशरे में अपने टैलेंट को। इंस्पायर से मुराद ये है कि आप एक एवरेज आदमी को जो अपने अंदर बिलीव नहीं करता, आप उसको एक एग्जाम्पल सेट करके अपने अंदर बिलीव करना सिखाते हैं। और ये जब इंसान में खुद एतमादी जिसे कहा जाता है और अपने में एतमाद आता है, उसके बाद इंसान जो है बहुत कुछ कर गुजरता है और बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। तो ये लीडरशिप मेरे ख्याल में एक ऐसी ट्रेड का नाम है जिसके अंदर आप लोगों के अंदर से उनका बेहतरीन जो एक इंसान कर सकता है वो बेहतरीन आउटपुट निकाल लेते हैं। अच्छा उस्मान, हमें ये भी बताएगा, पाकिस्तान में अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के जानिब उनका रुझान बढ़ रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस पर भी काम कर रही हैं। किस तरह से जो हमारे बच्चे हैं वो मज़ीद अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप में पाकिस्तान कैसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है? हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें देखें कि आपने पहले अपने प्रोग्राम में एक बात, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक एजुकेशन आपको एक हद तक आगे लेके जा सकती है। उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं अपने नौजवानों को ये मशवरा दूंगा कि आप जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं वो हासिल करें। दूसरी चीज मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करें, बिकॉज आपके पास पीएचडी की डिग्रीज हो सकती हैं, अगर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप ज्यादा आगे निकल नहीं पाएंगे। और तीसरी चीज मैं उसके अंदर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, रिलेशनशिप्स, नेगोशिएशन पावर और रिलेशनशिप्स को बढ़ाएं। और ये जो है ना, ये स्किल स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ना ये किसी एकेडमी में सिखाई जाती है। ये आपको ये एक लीडर की भी क्वालिटी है, और हम सब लीडर हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, नेगोशिएशन पावर है, ये तीसरी क्वालिटी है जो आप में होनी चाहिए, और आप इस पे मेहनत करें। Thank you so much, Usman, for joining us, and many congratulations once again and making all of us very proud. Best wishes for your future venture. जनाब, इसी के साथ हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, इट्स हेडलाइन ब्रेक, और जब हेडलाइन ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मजीद सेगमेंट्स और टिप्स होंगी जनाब आपके लिए इन आवर प्रोग्राम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है। क्या होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, सो स्टे विद अस। Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan. वेलकम बैक जनाब एंड गुड मॉर्निंग। मैं किसी जूम में मौजूद नहीं हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पर चली गई हूँ
तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मुख्तलिफ शॉट्स में भी आपको दिखाऊंगी मेरे स्टूडियो के, और इस टाइम जो मेरा स्टूडियो है वो बहुत ही खूबसूरत परिंदों और मुख्तलिफ जानवरों की जो है जनाब वो जीनत बना हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जिंदा परिंदे या जिंदा जानवर नहीं हैं। जनाब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी मूवीज़ हमने हॉलीवुड की ऐसी देखी हैं, पुरानी मूवीज़ ऐसी, बहुत मशहूर मूवीज़ जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है जिनके मरने के बाद उनको ममी बनाकर हमेशा के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक मूवीज़ में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में भी जानवरों की जनाब हनूतकारी होती है, जिसको कहा जाता है टैक्सीडर्मी कहा जाता है। जहांगीर खान साहब हमारे साथ जो हैं, मैं तो कहूँगी आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, जो कि मौजूद हैं, जो कि ये सलाहियत रखते हैं कि जो जानवर, जो परिंदे चले जाते हैं, जो मर जाते हैं, और उनको ये सलाहियत या फ़न हासिल है कि वो दोबारा इतने प्यारे रूप में उनको जो है वो अपने घर की लोग सजावट का भी हिस्सा बना कर रख सकते हैं, उनमें उनके पेट भी हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआ है। जहांगीर साहब सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा हनूतकारी के बारे में बताइएगा, कब से आप इस प्रोफेशन में हैं? एंड दिस इज सो अमेजिंग। मुझे तकरीबन 16 साल हो गए इस फील्ड में। अच्छा। मेरे वालिद साहब ने काम सीखा था, यानी मेरे ताए से। हाँ। ताए को ये काम सिखाया था मेरे दादा ने 1918 में काम स्टार्ट किया अच्छा। था। 50 साल मेरे वालिद साहब ने काम किया। और आपने भी अपने वालिद साहब से ही सीखा? मैंने भी अपने वालिद साहब से सीखा। 16 साल मुझे खुद हो गए इस फील्ड में। वेरी नाइस। आपके वालिद और ताया जो है वो हनूतकारी का काम करते थे शुरू से ही? जी जी, वो हनूतकारी का काम करते थे। क्योंकि लाहौर जू से उनका, वहीं पे वो पैदा हुए थे। हाँ। तो इसीलिए वो दादा ने उनको ये काम सिखाया था। अच्छा, और फिर आपने अडॉप्ट किया उसको? बचपन से आप भी देखते रहे होंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, बचपन से ही देखते रहे, जब से पैदा हुए थे जानवर ही देखते रहे, जिंदा और मुर्दा दोनों। अच्छा, सबसे अगर मैं कहूँगी आपका, मैं कहूँ कि अगर जो बेस्ट आर्ट है या सबसे जो शाहकार मैं कहूँ वो क्या होगा? सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा रहा? कौन सा? बहुत सारे यहाँ पे परिंदे भी हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी बार बार अगर हम दिखाएं। आपके लिए आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? मेरे लिए तो हर एक चीज अच्छी है। हाँ। और मुश्किल शुरू में लगती है, उसके बाद कोई चीज इतनी मुश्किल नहीं लगती। हाँ। तो उस हिसाब से जैसे शुतुरमुर्ग है, उसको बनाना ज्यादा मुश्किल है बाकी अच्छा। परिंदों की निस्बत। हाँ। क्योंकि उसकी टांगों का ज्यादा इशू आता है, और डिटेलिंग ज्यादा होती है, उसकी डिटेल ज्यादा होती है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसमें ज्यादा इशू आता है उस पर। यानी एक परिंदे पे अगर 3 दिन लगते हैं तो उसके ऊपर 1 हफ्ता लग जाता अच्छा। है। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे, अगर आप जहांगीर साहब थोड़ा सा इधर आएंगे, मेरी तरफ आप आएंगे, तो यहाँ पे हम हमारी ऑडियंस को जरा दिखाते हैं कि एक मोर है हमारे पास, और ये टाइगर है, ये टाइगर है। कब है। ठीक है। और ये कितने पुराने हैं दोनों पीस? ये भी फ्रेश ही बने हुए हैं। अच्छा। तकरीबन 3-3 महीने हो गए इनको। अच्छा, और कैसे की जाती है हनूतकारी? क्या इसका सारा प्रोसीजर है, क्या तरीका कार है सारा? कोई भी चीज अगर मर जाए, हाँ। तो अगर कोई सरकारी चीज है तो उसका पहले पोस्टमार्टम होता है। ठीक है। अगर कोई प्राइवेट चीज है तो वो मरने के बाद उसको मौके पे अगर कोई पहुंचा सकता है ठीक है, नहीं तो वो उसको डीफ्रीज कर देता है, ताकि डीफ्रीज का ये फायदा हो पोल्ट्री फाइड ना हो। जब चीज हमारे पास आती है, सबसे पहले हम उसकी खाल उतारते हैं। ठीक है। खाल उतारने के बाद उस खाल को हम नमक लगाते हैं, बस उसके ऊपर नमक लगा देते हैं ताकि उसके अंदर से पानी उसका निकल जाए। अच्छा। फिर अगले दिन हम उसको दोबारा नमक लगाते हैं, उसको फिर साफ करते हैं, उसका प्रोसीजर करते हैं, पूरा खाल को केमिकल में डालते हैं। जानवर कितने दिन का प्रोसीजर होता है तकरीबन? ये तकरीबन 8 से 10 दिन का एक जानवर का अच्छा, प्रोसीजर है। ठीक है। क्योंकि उसका फ्रेम बनाया जाता है, उसका साइज, उसका सब कुछ एक्यूरेट बना के फिर खाल का प्रोसीजर करके खाल को उसके ऊपर फिक्स करके उसकी स्टिचिंग कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या जो है वो फिलिंग किस तरह से की जाती है? इसकी फिलिंग के ऊपर जो इस्तेमाल हुआ है वो है फाइबर। अच्छा। फाइबर अच्छा, इस्तेमाल हर किया एक जाता का डिफरेंट 6 टाइप की टैक्सीडर्मी आती है अच्छा, मुझे। डिफरेंट तरह की आती है। जो जिस हिसाब से मांगता है उसको उस हिसाब से हम करके दे देते हैं। कोई फाइबर कहता है, कोई कॉटन कहता है, कोई प्लास्टोपेरस का कह देता है, कोई वो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी भूरा या पराली, कोई उसका कह देता है। हाँ।
अच्छा, मैं देख रही हूँ कि ये जो खासकर कुछ परिंदे हैं उनकी जो पर हैं या जो खाल है जैसे कि इसकी, जी, वो जी। बिल्कुल आपको एक रियल फील या एहसास इस वक्त मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमेशा जो है वो इस तरीके से रहता है या इसकी टचिंग करनी पड़ती है? कितनी देर तक जो लोग भी लेके जाते हैं अगर अपने पेट्स को, तो वो कितनी देर तक महफूज रहता है घरों में? इसका ये होता है कि हर बरसात के बाद है ना इसकी सफाई की जाती और है, टचिंग की जाती है एवरी ईयर? हर बरसात के बाद, हर साल के बाद, बरसात के बाद, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसकी सफाई होती है, इससे डस्ट हटाई जाती है, फिर इसके ऊपर टाइफोन या किंग टॉक्स का स्प्रे किया जाता है जिससे इसके अंदर कीड़ा पैदा ना हो। अच्छा। तो उस हिसाब से इसकी केयर टेकिंग होती है साल के साल, और ये 20-25 साल कहीं नहीं जाता। अच्छा, मुझे बताएं कि लोग आते हैं आपके पास अपने जो पेट्स हैं, लोगों को बड़ी मानूसियत होती है, बड़ी मोहब्बत होती है अपने जानवरों से, अपने पेट्स से, और वो नहीं चाहते कि वो चले जाएं, तो वो अपने पेट्स भी आपके पास लेकर आते हैं हनूतकारी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर तोते आते हैं जो लोगों ने घर में पाले होते हैं। हाँ। तोतों के अलावा कोई होते हैं जिन्होंने बिल्लियाँ पाली होती हैं या डॉग पाले होते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग बिल्लियाँ या डॉग हाँ। के ऊपर होते हैं, उनका ज़्यादा लगाव उनके साथ होता है, और हर एक की एक अपना शौक होता है, उन्होंने उस हिसाब से पेट पाला होता है। कोई तो ऐसे आते हैं वो साथ रोते भी हैं, रो भी रहे होते हैं, जज्बाती हो वो जाते खुद हैं। जज्बाती हो, कहते हैं जी ये बस अभी दे दें। हाँ। तो उनको हम कहते हैं अभी कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर पूरा प्रोसीजर है, पूरा टाइम लगेगा। तो उनको उसको लेने के लिए ज्यादा दुश्वारी होती है कि इसको जल्दी से हम लेके अपने सामने रख लें। हाँ, तो क्या ये महंगा होता है तरीक़ेकार वैसे जो लोग आते हैं, या अफोर्ड कोई भी कर सकता है? ये इतना वो तो नहीं है, यानी हर चीज़ की एक अपनी कीमत होती है, तो उस हिसाब से ये इतना महंगा भी नहीं है। अच्छा, और पाकिस्तान में मतलब इसका रुझान है वैसे? लोग आते हैं सारा मतलब अपने यूजली पेट्स लेकर आते हैं, बिल्कुल इसका है, क्योंकि या अक्सर लोगों को शौकीन होता है, अक्सर लोग डेकोरेशन के लिए भी घर में बड़े पसंद करते हैं, इनके ड्राइंग रूम्स में आप देखें तो सजावट के लिए भी लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ज्यादा पेट्स लेकर आते हैं या ज्यादा सजावट के शौकीन अफराद आते हैं? ज़्यादातर पेट आते हैं अच्छा। जिनका वो मार्ज है वो उसको स्टफ करवाने आते हैं। उसके बाद जो शौकीन अफराद हैं दूसरे टाइप के, जिन्होंने डेकोरेशन करनी होती है या किसी को गिफ्ट देना होता है, तो वो भी आते हैं। कोई किस्सा कभी बड़ा कोई रहा हो, जज्बाती रहा हो, कोई अपना पेट लेकर आया और कौन सा पेट लाया हो, याद है कुछ? एक दफ़ा एक थे, वो लेके आए थे अपना डॉग। अच्छा, जरा आगे की जानिब बढ़ते हैं, कुछ और भी दिखाते हैं। अच्छा, डॉग कौन लेकर आया? एक जेंट्स थे, वो एक डॉग लेके आए थे। अच्छा। तो उस डॉग का ये हुआ था कि उनको उससे इतना लगाव था हाँ। कि उन्होंने अपनी बेटी की यानी शादी डिले कर दी थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका पहले इसको स्टफ करके दें, उसके बाद, क्योंकि ये हमारा कहते हैं घर का एक फर्द था, तो उसकी आपने वो सारा बिल्कुल वो उनके साथ बकायदा वो पूरी फैमिली रो रही थी। अच्छा। अच्छा, मुझे बताएं कि ये भी 3 तरह के बर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये कौन कौन से बर्ड्स हैं, इनके बारे में हमें जी बताइएगा। जी, ये जो है ये चार, ये अरबी ज़्यादातर पसंद करता है, यानी फाल्कन है ये। अच्छा। और उसके बाद ये है मुर्गे जरी मोनाल फैजान। अच्छा, इसके कलर्स बहुत खूबसूरत हैं, दिखा सकते हैं हम लोग मेरे ख्याल से? जी, जी, इसके कितने खूबसूरत रंग हैं, आप देखें, लाइट पड़ रही है तो कितने इसका क्या नाम आपने बताया? मोनाल फैजान। मोनाल फिजेंट। हाँ जी, मुर्गे जरी इसको कहते हैं। ये हमारे यहाँ भी कॉमन ये है? हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है, कश्मीर, गिलगित में। अच्छा, ठीक है। और इसके साथ ये क्या है? ये सिल्वर फेजेंट है, ये सिल्वर फेजेंट। ये एज अ पेट अच्छा। पाकिस्तान में पाया जाता है, और इसकी ब्रीड भी बहुत अच्छी है। लोगों और ने ये इतना सॉफ्ट है, मैं आपको बताऊं कि मैं अगर नेक से इसको टच कर रहे हैं जहांगीर साहब, ये ऐसे ही रहता है हमेशा? जी जी, ये इतना ऐसे ही रहता है। सॉफ्ट रहता है। अच्छा, इसके अलावा आपने किस किस की स्टफिंग की हुई है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से परिंदों और जानवरों की अच्छा, है। आपका फेवरेट मन पसंदीदा जो है कोई आपने भी क्या अपने पेट की स्टफिंग की है, उसकी भी हनूतकारी की है, या आप भी तक ऐसा नहीं हुआ? मैंने अभी तक अपने कोई भी पेट की नहीं की सिवाय एक के। एक बटेरा था, कैलिफोर्निया कोयल, एज अ पेट उसको मैंने रखा हुआ था। तो वो जब डेड हुआ तो उसको बकायदा मैंने स्टफ करके रखा। तो हमारी एक अजीज थी, वो आई, वो कहती ये मुझे दे दें। अच्छा। तो मैंने कहा जी ये मेरा अपना शौक के लिए था। तो वो कहती आप अपने लिए दूसरा बना लेना। मैंने कहा जी ये अपना जाती था जो मैंने पालतू रखा था, 4 साल से था, तो वो ले गई। उसके बाद से मैंने अपना कोई स्टफ तो घर में रखा हुआ है? वैसे आपने सजावट के लिए और चीजें रखी हुई हैं? नहीं, इतनी नहीं रखी, क्योंकि वो आपको मैंने कहा ना, वो जो आता है वो कहता है मुझे दे दें, आप अपने लिए अलग बना लेना। अच्छा, मुझे बताएगा ये जिनकी आंखें मैं देख रही हूँ, आंखें सबकी क्या आर्टिफिशियल हैं या वो रियल हैं? ओरिजिनल आंखें खत्म हो जाती हैं, ओरिजिनल आंखें खत्म हो जाती हैं, उसके बजाय जानवर की भी, परिंदे की भी, सबकी? बिल्कुल, जबान खत्म हो जाती है, जबान और आंखें खत्म हो जाती आंखें खत्म हो जाती है। अब जैसे कोई शेर वगैरह हो गया, टाइगर हो गया,
तो उसमें हम आर्टिफिशियल ज़ुबान लगाते हैं और आंखें भी। आंखें भी आर्टिफिशियल परिंदों में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जहांगीर साहब, ब्रेक पे हम बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब प्रोग्राम को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan. वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में कहेंगे आपको खुश आमदीद और हमारा लास्ट सेगमेंट है किचन का सेगमेंट, रूह अफ़ज़ा का जनाब। और अनम इज़ विद आस हमारे साथ हैं और आज अनम से जानते हैं कि वो कौन सी रेसिपी लेकर आई हो। अनम बिल्कुल नबिया, क्या बनने आज जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टेक विद मशरूम एंड पेपर सॉस के साथ बनाएंगे। और जो है स्टेक को बेसिकली मैंने इस तरह से फिलेट फॉर्म में काट लिया हुआ था, मतलब इस तरह और आप इसको मैरिनेट करके रखती है, इसको मैरिनेट करके बगैर दही के लग रहा है मुझे ये। मतलब ये इस तरह से इसके पतले पतले फिलेट्स काट लिए थे। मतलब 1 kg चिकन में से आराम से 6 फिलेट्स निकल आते हैं। बिल्कुल। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है नमक, काली मिर्चें और थोड़ा सा चिकन पाउडर, सोया सॉस। अगर आप चाहें तो हाँ जी चिली फ्लेक्स भी डालें। जब वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, फ्लेवर बड़ा अच्छा होगा। जी इसमें नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बस नमक, काली मिर्च और अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऑलिव ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मर्जी है, मर्जी है। ऑलिव और ऑलिव ऑयल हाँ जी, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया हुआ है और अब इस फिलेट्स को जो है फ्राई करना है, फ्राई कर लेंगे। ओके ठीक है। ठीक है, ये हम सारे फिलेट्स जो है फ्राई करेंगे या हल्का सा ग्रिल भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप चॉइस है, आप फ्राई पसंद करते हैं या आप ग्रिल पसंद करते हैं, दैट्स अप टू यू। अभी अपना पानी भी थोड़ा सा छोड़ेगा, पानी रिलीज करेगा। ठीक है। और उसके साथ ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे जो कि सॉस है। चलिए मैं डालती हूँ इसमें बटर। पूरा बटर हमने कितना डालना है तकरीबन ये वाला जो बड़े साइज का है, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब है बटर। ठीक है, ये डाल दें आप इसके अंदर। उसके बाद साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओके, साथ ही हम कर लेंगे। अभी इसको मेल्ट होने का वेट करेंगे? नहीं, डाल देते हैं ताकि वो इजीली जो है इसके साथ। कितनी जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारे पास? 1 टेबलस्पून जो है हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की है। ओके ठीक है। जैसे ये कुक होता है जितनी देर में, ये ले लें आप। ओके। अच्छा, यूजली चिकन को हम फ्राई या ग्रिल कर लेते हैं, लेकिन सॉस बनाने का हमेशा से मसला रहता है कि सॉस कैसे बनानी है। और आपको पता है कि स्टेक सबसे इजी चीज है जो बड़ी क्विक बन जाती है। एक तो इजीली अगर फ्रेशली भी बिल्कुल फ्रेश है, और प्लस सबसे अच्छी जो बात है इसके साथ जो सॉसेज है इसकी, वो आप जो है डिफरेंट तरह की बना सकते हैं। और बाजार की सॉस अच्छी नहीं लगती है, तो घर में बनी होती है तो उसका फ्लेवर भी। और हम जब बाजार जाते हैं, हम इतने पैसे पे करते हैं सिर्फ एक सिंगल स्टेक के लिए, उतने ही पैसों में आप तकरीबन 2 से 3 लोगों को जो है इजीली केटर कर सकते हैं। ठीक है। अब चिकन जो है वो अनम फ्राई कर रही हैं और मैं यहाँ पे अनम की गाइडेंस से सॉस हम तैयार करेंगे। जैसे ही सॉस थोड़ी सी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मशरूम। ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा सॉल्ट, थोड़ा सा चिकन पाउडर जाएगा, सोया सॉस इसमें जाएगा, उसको थोड़ी देर जस्ट इट, बिल्कुल तैयार। फिर कुक करेंगे और एंड में इसको क्रीम डालकर हम इसके जो है हमारी चलेंगे, तो मैं बनाने वाली हूँ फिर। बिल्कुल डाल। तो ये जो थोड़ा वाला बटर है ये भी आप डाल दें। हम इसमें ऐड कर लेते हैं। बटर ही ऐड करना है? बटर ही ऐड, कोई घी मत डालिएगा। ऑयल शॉयल डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं तो आप इसके अंदर जो है वो ऑलिव ऑयल डाल लें। अच्छा, बड़ी आसान इंग्रेडिएंट्स हैं, बड़ी इजी। ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ मशरूम के अलावा सब चीजें घर पर मौजूद है। चीजें अच्छा, मर्जी है अगर हमने मतलब मेरी तरह की बंदी होती है वो हर चीज में ऑरिगेनो ऐड कर लेती है, तो आप मिक्स हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। हम उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम जरूर ऐड करेंगे इसमें मिक्स हर्ब्स। वेरी गुड। अच्छा, वो फिर आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन personal अनम ने इजीएस्ट रेसिपी दी है। बिल्कुल सब कुछ घर में मौजूद है। मशरूम्स आपने सिर्फ अभी मंगवाने हैं। अच्छा, वो भी अगर आपने मशरूम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मशरूम्स बिल्कुल पसंद नहीं होते, मुझे वैसे तो बड़े पसंद है। वो पता क्या करे, वो मशरूम्स निकाल दे तो ये सिंपल एक पेपर सॉस बन जाएगी हमारी। ओके। अच्छा, ये ट्विस्ट एंड टर्न्स ही है सॉस में, ऊपर नीचे करना है, हल्का फुल्का, कोई ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सॉस बनाने के। अच्छा, अब इसी पॉइंट में अगर आप जब इसको गार्लिक को सौते कर रही हैं, अगर आप इसमें अनियन डाल देंगी तो ये टैरागोन सॉस बन जाएगी स्टिक के साथ। भाई वाह, ये तो बड़ा कमाल हो गया। और वो अनियन आपने एंड पे डालना है? वो अनियन जो है, नहीं, जब आपने इसको गार्लिक सौते करना है उसके साथ ही आपने अनियन भी सौते करना है,
क्योंकि अनियन को आपने सिर्फ तो बड़ी सॉफ्टन आसान करना सी है। टिप है। बिल्कुल। बटर में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की, नमक काली मिर्च ऐड किया, बिल्कुल। और वो आपकी चॉइस है कि आपने फिर सोया सॉस ऐड की। जी। अभी टाइम आ गया है कि हम इसमें ऐड करें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कि मशरूम पहले mushrooms add एक करेंगे। है, इनको ठीक है। थोड़ा सा गार्लिक जिंजर गार्लिक में सौते करेंगे ठीक है। ताकि इनका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। ओके, और साथ ही हम इसके अंदर जो है ऐड कर देते हैं इसकी आंच हम इतनी रखेंगे अनम? जी काली मिर्च। काली मिर्च। अच्छा, ये काली मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब जो है इसमें यूज कर रही हूँ। ओके, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से क्या होगा? इसका टेस्ट टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। हाँ जी। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो है मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड हाफ पेस्ट, ये भी घर में हाँ यूजली जी, पड़ी होती है। बिल्कुल। ओके, हाफ टी स्पून ऐड हाफ किया टी हमने। स्पून ये ऐड किया है हमने इसके अंदर, और इसमें जाएगा सोया सॉस तकरीबन हाफ कप नहीं 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप ठीक है। डालें। और ये जूसी बरकरार रहे या बिल्कुल। रहे, उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड पानी करेंगे। ऐड करेंगे। और थिकनेस के लिए क्या हम इसमें? थिकनेस के लिए हम इसके अंदर Baking कॉर्नफ्लोर या- ऐड कर सकते हैं। अदर देन अगर आप घर पे हैं और आपके पास टाइम है ज्यादा, तो आप उसको पकाएं सॉस को, वो ऑटोमेटिकली जो है रिड्यूस हो जाएगी। उसके लिए आपको बिल्कुल भी कोई जरूरत अच्छा, नहीं अगर पड़ेगी। कुछ लोग वेजिटेबल्स पसंद करते हैं तो वो अलग से सौते कर जी, ली वो जाए, अलग से इसके आप साथ नहीं करेंगे? सिंपल आपने लेनी है वेजिटेबल। अच्छा, वेजिटेबल में इसमें ज़ुचूनी आप डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, कैरेट्स आ सकती हैं, और पोटैटो वेजीज या मेश वो आपकी पोटैटो। personal choice हाँ, है, वो आपकी ठीक है। अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपने कौन कौन सी वेजिटेबल अच्छा, अनम, अगर किसी ने हाई टी या टी टाइम पे आना हो तो यूजुअली हम बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लगता तो ऐसा है कि सैंडविचेस बड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत भी उन पर लगती है। बिल्कुल, तो बहुत मेहनत आपके लगती पास है। अगर चिकन मौजूद हो या आप मंगवा लें तो बड़ी आसानी से आप एक अच्छी मेन एक अच्छी कोर्स मेन कोर्स बन सकता है। हाँ। बन सकता है और आप tea ज्यादा time पे। क्वांटिटी में बनाएं और स्टेक्स को असेंबल करें और ऊपर से सॉस और ड्रिजल कर दें। बच्चे बड़ा पसंद करते हैं बिल्कुल। आजकल हमारी इस तरह की चीजें। और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, बटर की वजह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कौन सा मेरा कैमरा है? अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। क्या ऐड करने वाले हैं? क्रीम क्रीम ऐड करेंगे, कोई सी भी क्रीम ऐड कर लेंगे। क्रीम ऐड करेंगे हम इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून हाफ के। टी स्पून क्रीम। उसके बाद हम इसके अंदर जो है ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर, ताकि ठीक है। थोड़ी सी लिक्विडी हो जाए हमारी ठीक है, सॉस। ओके। और इसको भी थिक भी होना है। जी। और इसके अंदर जाएंगे मिक्स हर्ब्स। अच्छा, इसमें क्या क्या है हमारे पास? ये मिक्स Oregano, हर्ब्स mix और herbs हाँ है? जी, मिक्स हर्ब्स ठीक है। ठीक है जी, 1 टीस्पून के करीब हमने मिक्स हर्ब्स इसमें ऐड कर दी। और ये चीजें आप अगर एक बार लाके अनम रख लो तो ये बिल्कुल। कितनी देर तक आपको बहुत पता है कि देर तक चलती हैं ये सारी चीजें। अच्छा, अब हम इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, हाँ। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हाँ। कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर और मीनवाइल आप देख रही होंगी कि चिकन स्टेक जो है वो भी हमारी ऑलमोस्ट जो है रेडी होने वाली है। तो ये फिलेट्स जितने आपके पतले होंगे, हमारे पास 3 मिनट है, हमने फाइनल जी। जो है वो प्रेजेंटेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल इसको डिश आउट करेंगे। और इसकी सॉस तकरीबन रेडी भी हो रही है। जी, तकरीबन रेडी हो गई। अब हम इसके अंदर जो है ये कॉर्नफ्लावर ऐड ये कर लेते हैं ताकि थिकनेस इसकी जो है वो थोड़ी सी। बिल्कुल। वो आपकी अपनी मर्जी है कि हमने, अच्छा कितना हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड किया। ओके, ठीक है और जी। इसको कुक कर लेते हैं जी। हम। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही कुक होगा और फिर हम इसको बिल्कुल। डिश आउट कर लेंगे। और अब ये देखिए मैंने डिश जो है रेडी करके रखी हुई है। इसमें ये फिलेट्स जो है ठीक है। हम निकालेंगे। अच्छा, आपने ये देखें कि फिलेट्स बिल्कुल कुक हो चुके हैं और बहुत juicy और लग रहे juicy हैं, है। हाँ। बिल्कुल। और आपने इनको ओवर कुक नहीं करना है, ये चिकन है। अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो बिल्कुल। ये बहुत टाइट हो जाती है। बिल्कुल टाइट हो जाएगा, चुई लगेगा। खाने में भी टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अमेजिंग। और कितनी झटपट रेसिपी है झटपट ये, रेड, बिल्कुल। कितना क्विकली। ओह गॉड, स्मेल इज टू गुड। अनम, ये ऑडियंस को दिखाते हैं हम जरा अभी। सॉस हमारी थोड़ी सी कुक हो ले। हो जाए बस। ठीक है। अच्छा जी, इसको इसका बंद नाम करते क्या है? ये हम बनाया है हमने चिकन स्टेक विद पेपर मशरूम ठीक है, चिकन स्टेक विद पेपर मशरूम। ये आज ही आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि आपने देखा ये आपके सामने तकरीबन हमें 10 मिनट भी नहीं लगे जी। और इट्स फुली रेडी। अच्छा, ये थिक हो चुकी है हमारी जी। सॉस। और अब आप इसको जो है इसके डिश आउट कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये ज़रा हम हमारी ऑडियंस को भी दिखाते हैं ज़रा
किस तरीके से अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, इसके ऊपर कर देंगे जी या side पे बिल्कुल, इसके करेंगे? ऊपर कर दें, थोड़ी सी ऊपर कर दें, थोड़ा सा चिकन ताकि ठीक नजर आए। है। मशरूम्स डाल दें Amazing, आप। और सॉस भी आपने है ना माय मस्त से बड़े खुले दिल से बनाई खुले है, दिल से बनाई। बड़ी जबरदस्त बनी है, वरना यूजुअली जो है वो सॉस बहुत कम होती है। अमेजिंग। बिल्कुल, और अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो है हम इसको मिक्स हर्ब्स से ठीक है, इसकी डेकोरेट कर देते हैं। डेकोरेट कर दें। क्या बात है, ले जी, ये इज इट हमारी रेडी? बिल्कुल अच्छा जी, ready। रेसिपी हम इसकी एक बार दोबारा जी से शेयर कर देते हैं। बिल्कुल, सिंपल चिकन बोनलेस हमने लिया था करीबन 1 kg के करीब। उसमें था सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर था उसके अंदर, और उसमें मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, अगर आप नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। उसके बाद इसको हमने मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करने के बाद 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर इसको हमने ग्रिल कर लिया है। उसके बाद जो सॉस उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब बटर था, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया हमने, उसको सौते किया। उसके बाद उसमें मशरूम्स ऐड कर दिए। मशरूम्स ऐड करने के बाद सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, सोया सॉस और मस्टर्ड सॉस डालकर उसको पका लिया। उसके बाद 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालकर, पानी डालकर उसको कुक कर लिया। तो हमारी और sauce भी ये ready। आई गेस के डाइट फॉलो जो लोग करते हैं उनके लिए बिल्कुल, भी एक बड़ी अच्छी जबरदस्त चीज़ है। बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आपने इसको फ्राई नहीं करना तो आप इसको ग्रिल कर लें। ग्रिल कर ले, ठीक है, और देखिए और- हमने 1 से 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट हमने भी ग्रिल ही बहुत किया है। कम ऑयल था। थैंक यू सो मच You're अनम, इसको welcome। आफ्टर शो बस हम जो है अब वो जरा जल्दी ट्राई भी करेंगे, खाएंगे। टेस्ट भी करेंगे और कल बताएंगे कि ये कैसा बना है। बिल्कुल। बल्कि मैं तो इसको आज घर पे भी ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत झटपट और क्विक ही रेसिपी थी। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, कल होगी मुलाकात विद सम न्यू सेगमेंट्स और किचन की बहुत सारी कुछ रेसिपीज आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज।